हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीटी 360 इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस साल न्यूज़ के लिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्सो पीटी 360 पॉलिटी जो हम लोगों का मटेरियल है वो पिछले 5 साल के सारे करंट अफेयर्स को इंक्लूड करता है। करंट अफेयर्स मोस्टली रिपीट होते हैं, जैसे पहले कोई भी अगर एक टॉपिक हुआ, जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उसमें कुछ भी अगर डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब वही सेम टॉपिक रिपीट होता है, हमें दोबारा से उसको पढ़ना पड़ता है। तो जो न्यूज़ रहती है मोर और लेस सेम रहती है, उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, डेवलपमेंट्स आ जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो पिछले 5 साल का जो पीटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाकी इंस्टीट्यूट्स के पीटी से इनफैक्ट 1/3 है हम लोगों का पीटी, तो इसलिए काफ़ी कम है। अब एनिमी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, पहला टॉपिक है ये। और एनिमी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, जब भी नेशंस जो है वॉर के लिए जाती हैं तो वो जितने भी आपकी एनिमी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज़ कर लेती हैं। तो एनिमी प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कि जैसे मान लो अभी कुछ लोग हैं वो यहाँ के इंडिया के सिटीजन्स हैं, बट बाद में वो पाकिस्तान या चाइना की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली, ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ उनकी पीछे रह गई वो प्रॉपर्टीज़ जो है उनको एनिमी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं वो, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम एलियन प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं और एनिमी प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, काफ़ी सारी एनिमी प्रॉपर्टीज़ रही हैं, तो अभी एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने लगाई थी, जो सरकार ने लगाई है, वो है कि अराउंड 1 लाख करोड़ की एनिमी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है सारी एनिमी प्रॉपर्टीज़ की। तो इसलिए ये न्यूज़ में भी रहा था, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये पूरा मामला, तो उसमें उन्होंने डिस्पोजल के बारे में बात की है कि ओवर 9400 एनिमी प्रॉपर्टीज़ के डिस्पोजल के बारे में बात की है, और गवर्नमेंट एस्टिमेट के हिसाब से 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ बनती है। अब हुआ क्या था कि इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 का, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 एंड 1971 में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी चाइना और पाकिस्तान के जो सिटीजन्स थे जो इंडिया में रह रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर ही आती हैं, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ने ये फ्रेम किया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 का ये एक्ट है। अब यहाँ पर हुआ क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, कंपनीज़ थी, जो भी पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लोग थे उनकी प्रॉपर्टीज़ और कंपनीज़ को ले लिया था, सीज़ कर लिया था। तो ये जो एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया में वेस्ट की गई हैं, कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर सीज़ की गई हैं, इनके हाथ में है ये सारी चीज़ें, जो जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो उसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास है। ये एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यही सेम चीज़ जब पाकिस्तान के टाइम पे की थी, यही सेम चीज़ जो सिनो इंडियन वॉर था 1962 का, उस टाइम भी की गई थी, जो लोग चाइना चले गए थे, ठीक है। अब जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया था 1968 का, उसको इनैक्ट किया गया था कि जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टी है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया में, तो यहाँ पर ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को लाया गया था ताकि जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अथॉरिटी को दे दी जाए, ठीक है, क्योंकि हमेशा से ये अथॉरिटी जो है वो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास नहीं रही थी। इस वजह से ये अमेंडमेंट लाए गए थे, और धीरे धीरे करके और अमेंडमेंट इसमें हुए, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का, वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगी। अगर मैं आपसे कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया की बात करती हूँ, अगर ये आ जाता है बाई चांस एग्जाम में, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब चाइनीज़ अग्रेशन हुआ था 1962 का, इंडो पाक कन्फ्लिक्ट भी हुआ था, ये सब हुए थे, तो बहुत सारी मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं एनिमी प्रॉपर्टीज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो घर वगैरह या फिर कंपनीज़ हैं ये खाली प्रॉपर्टीज़ हो गई, ज़रूरी नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ही हो, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। तो जितनी भी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं एनिमीज़ की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेस्ट की गई है। और किसके अंडर, कौन सी एक्ट के अंडर आता है, जो मैंने आपको अभी बताया, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962, ठीक है। अब जो ऑफिस है ये कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया का, इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर दी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968। जो ये है ना, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे,
इसके अंडर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। अब क्लियर हो रहा है? तो कस्टोडियन, ये जो ऑफिस है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया का, ये पहले काम करता था कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता था पहले ये। अब जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी क्या होती है? मतलब कि ये आप मतलब कोई जज नहीं है यहाँ पर फॉर्मली, कोई वैसे कोर्ट नहीं है ये, बट इनके पास जज की कोर्ट की पावर्स आ जाती है जब भी कोई इस तरीके के डिसीजन आते हैं। तो इस केस में क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ये है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है मतलब कि एक्ट के द्वारा ये बनाई गई है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है अंडर दी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंदर ये बनाई गई। ओके, क्लियर? तो इसमें क्या है कि अब इसके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि जितनी भी ये एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेचना है, उनको डिस्पोज ऑफ करना है, जो भी करना है तो पहले सेंटर से पहले अप्रूवल लेंगी, प्रायर अप्रूवल लेके उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसके द्वारा ये बनाया गया है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, और इसको सारी ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया गया है एनिमी प्रॉपर्टीज़ का। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का ये एक्ट है। तो ये बेसिकली गवर्न करते हैं जितना भी वेस्टिंग है या प्रिजर्वेशन है एनिमी प्रॉपर्टीज़ का, या कंट्रोल है, सेल है, मैनेजमेंट है, ट्रांसफ़र करने हैं राइट्स, डिस्पोजल करना है, या फिर और किसी तरीके से अगर एनिमी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो वो सारा काम ये लोग देखते हैं। तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया को ये एम्पावर करता है कि वो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड करें, और उनको ये सारे राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट हो गए, बेनिफिट्स हो गए, इन प्रॉपर्टी से जितना आता है तो वो उनके पास रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ 1968 का एक्ट है, उसका हम देख लेते हैं। ये पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था जिसमें क्या था कि जितनी भी अप्रोप्रिएशन, प्रॉपर्टी का अप्रोप्रिएशन की जितनी भी जिम्मेदारी थी, इनेबल करना, उसको रेगुलेट करना, कि जो भी प्रॉपर्टीज़ थी पाकिस्तानी नेशनल्स की जो कि इंडिया में ओन की गई थी, बाद में वो लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो वो सारी चीज़ें देखने का काम जो है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर ये आ गया था। तो अब जो ओनरशिप है इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया को पास कर दी गई। ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को भी एनिमी प्रॉपर्टीज़ में ही कैरेक्टराइज कर दिया गया था। अब 2017 में ये अमेंड किया गया और इसमें ये बात की गई कि जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टी है इंडिया में उसका अप्रोप्रिएशन का काम इन्हीं को दे दी जाएगा। तो नॉट जस्ट इंडो पाक वॉर के बाद, बट सीनो इंडिया वॉर के बाद भी ये चीज़ कर दी गई थी। ठीक है, अब ओनरशिप जो है वो अगेन जो मैंने आपको बताया वो पास कर दी गई। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर बात की गई थी, इस एक्ट में ये कहा गया था कि जितने भी लीगल हायर्स हो गए, मान लो कि किसी के पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान चले गए पर उनके बच्चे जो हैं वो अभी भी इंडियन सिटीज़न ही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनको बच्चों को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कि वो लीगल हायर भी हो चाहे उस प्रॉपर्टी के, उनको भी वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो अमेंड किया गया एक्ट 2017 में, इसमें ये कहा गया कि जितने भी लीगल हायर्स होंगे उनका भी कोई राइट नहीं होगा, ठीक है, इस एनिमी प्रॉपर्टी पर। तो ये बात की गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कस्टोडियल वायलेंस की। कस्टोडियल वायलेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने लास्ट ईयर भी इनफैक्ट ये टॉपिक डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। इस साल दोबारा से ये टॉपिक है। हर साल, ऑलमोस्ट हर साल ये न्यूज़ में रहता ही है। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों का एक बहुत फेवर्ड टूल रहा है कि हम वायलेंस करके या ज़ोर ज़बरदस्ती करके हम लोगों से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से ये कस्टोडियल वायलेंस जो है वो मोर और लेस हमेशा न्यूज़ में रहता ही है। अब कस्टोडियल वायलेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी कोई वायलेंस होता है जुडिशियल या फिर पुलिस कस्टडी में, ठीक है, उसको हम कस्टोडियल वायलेंस कहते हैं। किस तरीके के वायलेंस हो सकते हैं जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे इसमें इंक्लूड करता है ये डेथ, रेप एंड टॉर्चर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड करता है। अब मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करती हूँ, जैसे कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन लीगल प्रोविजंस है जो उसके अंडर इससे डील करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ।
तो यहाँ पर ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि टॉर्चर से आपको प्रोटेक्शन दिलवाता है। ये आपका राइट टू लाइफ है, आप उसको छीन नहीं सकते कोई भी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये आर्टिकल 21 इससे डील करता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किससे डील करता है कि राइट टू काउंसिल, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो इसी वजह से ये भी कस्टोडियल वायलेंस के अंडर ही आता है। फिर सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इस सेक्शन को अमेंड किया गया था 2009 में, ताकि जितने भी सेफगार्ड्स हैं अंडर 41A, 41B, 41C, 41D ये इसके अंडर आ सकें, ये भी इंक्लूड कर सकें, सो दैट जितने भी अरेस्ट हैं या डिटेंशन्स हैं इंटेरोगेशन के लिए वो किसी पुख्ता ग्राउंड पर हो सके, रीजनेबल ग्राउंड। ऐसा नहीं कि कोई भी आके उठा के आपको अंदर कर दे किसी भी बिना किसी वजह के, ठीक है। तो आपको बिना किसी वजह के कोई अंदर नहीं कर सकता, कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो अभी कोई भी अरेस्ट हो रहा है या डिटेंशन हो रहा है तो उसका कोई एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स होने चाहिए। और उस इंसान को आपके जितने भी अरेस्ट अगर कोई पर्सन को कर रहे हो तो उसको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। आपको फैमिली है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर पब्लिक में उस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी। ऐसे नहीं कि कोई भी आपको कभी भी उठा के ले गया और बोले कि भाई यहाँ हमने तो किया ही नहीं अरेस्ट। तो ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को उनके बताओ ही ना, वो चीज़ नहीं हो सकती है। और लीगल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी उनको प्रोटेक्शन दिलाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर। नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है NGOs के लिए जो कि इंडिया में टॉर्चर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मल्टीपल NGOs का। तो इन्होंने बेसिकली हाईलाइट किया कि कैसे टॉर्चर जो है वो अभी भी फेवर्ड टूल रहा है पुलिस के हाथ में, कि पुलिस जो है वो हमेशा टॉर्चर ही यूज़ करती है कि अगर किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो या किसी से कुछ कन्फेस करवाना हो तो टॉर्चर करके लोग उनको लगता है कि हम टॉर्चर करेंगे और ये लोग उगल देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि मिसयूज़ भी कर लेती है पुलिस के कभी कभी जैसे जो भी ओप्रेस सेक्शन है सोसाइटी के उनको सिर्फ विक्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ रॉन्ग। तो अराउंड 3/4 डेथ्स जो हैं पुलिस कस्टडी में वो टॉर्चर के थ्रू हुई हैं। तो ये चीज़ आपका ये डेटा बताता है। अब UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1987 अगर हम बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा टॉर्चर प्रिवेंट किया जाता है या जितने भी क्रूअल या इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहे हैं उनका प्रिवेंशन किया जाता है, उनको प्रिवेंट किया जाता है। इंडिया ने इसको साइन किया है बट रेटिफाई अभी तक नहीं किया है, ठीक है। अब जितने भी जैसे प्री के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं ना तो बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया हैज़ रेटिफाइड इट और नॉट साइंड एंड रेटिफाइड। तो जब भी आप इस तरीके के कुछ भी टॉपिक्स पढ़ते हो ना तो उसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंडिया ने साइन किया है या नहीं किया, रैटिफाई किया है या नहीं किया। अगर आप ये नोट्स भी पढ़ रहे हो ना तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी एक लिस्ट बना लो इस टाइप के ऐसे टॉपिक्स की जिसमें आप ये लिख लो, यहाँ पर लिखो साइंड, यहाँ पर लिखो रैटिफाइड, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखते जाओ किस किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे डिस्कस किए थे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहीं से लेते हैं कि UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर अगर मैं इसके बारे में कर रही हूँ तो इंडिया ने साइन किया है, रैटिफाई नहीं किया, ठीक है। ऐसे हमने मॉडर्न स्लेवरी के बारे में हमने बात की थी, मॉडर्न स्लेवरी, ठीक है, उसके कन्वेंशन के बारे में हमने बात की थी जिसमें इंडिया ने जो प्रोटोकॉल के बारे में हमने बात की थी इंडिया ने साइन किया था, रैटिफाई नहीं किया था। और जब तक कोई कंट्री रैटिफाई नहीं कर रही तब तक उसके ऊपर वो प्रोविजंस लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से आप बनाते जाओ। अगर मान लो कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जिसमें इंडिया ने साइन किया, रैटिफाई किया है तो यहाँ पर वो टॉपिक का नाम लिखो, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो साइन किया है और रैटिफाई भी किया है। या फिर कोई और टॉपिक है, टॉपिक X, यहाँ पर लिखो अगर साइन नहीं किया, रैटिफाई नहीं किया, साइन नहीं किया, रैटिफाई नहीं किया। उससे थोड़ा सा आपके लिए ईजियर हो जाता है रिवाइज़ करने में। पेपर के जब पास आता है तो आपके पास ये लिस्ट पूरी बनी रहेगी, ठीक है। एक ईजियर वे है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे कंफर्टेबल रखता है, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, बस याद रखना ज़रूरी है वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे राइट टू प्रोटेस्ट वगैरह हो गया। ये UN के टॉपिक्स बेसिकली हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो
दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे, स्पेशल कोर्सेज में PT 360 का कोर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स कवर करता है। तो किसी जैसे स्टूडेंट्स को काफ़ी बार ये क्वेरी आती है कि ये वाली PDF पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स कवर कर रही है या नहीं, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है मई 2017 से लेकर 15 मई 2022 तक सारे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे इस PDF में। और मैंने आपको बताई दिया है, मोर और लेस सेम ही न्यूज़ होती हैं, बस उसमें डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। ठीक है, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।